ओके देखो डायरेक्शन बताओ कैसे देंगे, हाउ टू गिव द डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर को डीएल की तरफ रखो है ना, राइट हैंड ले लो और इंडेक्स फिंगर एंड थंब से ही काम चलाओ, बाकी फिंगर्स को जस्ट लीव इट। इंडेक्स फिंगर एंड थंब को गन जैसा, पिस्टल जैसा होल्ड समझो, 90 डिग्री पे करो। इंडेक्स फिंगर शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। तो डीएल की तरफ पहले पॉइंट करो और फिर तुम्हें किधर लाना है, दूसरा वेक्टर आर है, आर की तरफ लाना है। तो फिर तुम्हें पूरा ट्विस्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स फिंगर थंब को 180 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, पूरा हाथ को टर्न करो 180 डिग्री, थंब नीचे चला जाएगा अभी। और इंडेक्स फिंगर डीएल की तरफ है, अभी किधर ले जाना है, आर की तरफ लाना है। तो फिंगर्स को आर की तरफ लेके जाओ, पी की तरफ है ना, पी की तरफ आर है, पी की तरफ टर्न करेंगे, थंब इज गोइंग डाउन। थंब इज गोइंग डाउन मींस फील्ड इज डाउन। फील्ड इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर। देखो यहाँ पे लिखा है इनटू द पेज, इट इज इनटू द पेज, क्रॉस प्रोडक्ट से। फिर से बताओ डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर को अपने से दूर रखो और थंब जैसे गन को पकड़ते हैं ना, थंब को ऊपर और डीएल की तरफ ले जाओ इंडेक्स फिंगर। फिर तुम अगर पी की तरफ टर्न करना है तो नहीं हो पाएगा है ना, फिर तुम्हें क्या करना है, पूरा 180 डिग्री टर्न कर लो, थंब को नीचे लेके जाओ, इंडेक्स फिंगर अभी भी डीएल की तरफ, अभी इंडेक्स फिंगर को पी की तरफ लाओ, मतलब आर की तरफ है ना। दूसरा वेक्टर कौन सा, आर है, आर की तरफ लाओ। तो थंब किधर जा रहा है, नीचे, तो जो फील्ड होगी नीचे होगी पॉइंट पी पर, इनटू द पेज। गॉट इट। तो राइट हैंड रूल मैंने बताया, तुम लोग जो है राइट हैंड रूल का बिल्कुल, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बार बार आ रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल से दिया जाता है। तुमने राइट हैंड रूल सीख लिया तो किसी भी केस में तुम डायरेक्शन दे सकते हो। गॉट इट। अभी तुम लोग सामने नहीं हो तो इसलिए आई कैन नॉट शो यू, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो राइट हैंड रूल से फील्ड विल बी इनसाइड द पेज, inside the plane of the this। तो यही यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था, इट हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें वैल्यू पुट करनी है सब। क्या फार्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -10⁻⁻7। आई कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। डीएल मतलब डी डेल्टा एक्स के टर्म में लिखा है उसको, 1 सेंटीमीटर है ना। देखो डेल्टा एक्स इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये डेल्टा एक्स सिंबल दिया है, तो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। साइन एंगल दोनों के बीच में कितना है, देखो इधर डीएल है करंट की डायरेक्शन, ये आर है ऊपर, ये आर है, तो 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा देख लेना बुक में से हमने। बाय द वे ये 40 है ना, 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आएगा ना, सही है। देखो -7 है, अच्छा 10, ओके हाँ ठीक है, -8 आ रहा है टेस्ला। डायरेक्शन, तो फिंगर्स को इधर रखो, देखो जस्ट लेट मी, इंडेक्स फिंगर इधर रखो और आर इधर है, इंडेक्स फिंगर को इधर टर्न करो, राइट हैंड ले लो ऐसे, जस्ट लेट मी, राइट हैंड लो पहले और एक्स की तरफ, इंडेक्स फिंगर को एक्स की तरफ, थंब ऊपर, ठीक है। फिर इंडेक्स फिंगर को तुम किधर लेके जाओगे, पॉइंट पी की तरफ, बिकॉज आर इज उस तरफ ही है, पॉइंट पी की तरफ। इंडेक्स फिंगर को पॉइंट पी की तरफ लेके जाओ, बिकॉज आर इज हियर, पोजीशन वेक्टर ये है ना, पॉइंट पी है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा।
और इधर डीएल है करंट की डायरेक्शन में, तो डीएल से आर की तरफ जाएंगे, थंब ऊपर आएगा, ऊपर मींस आउटवर्ड, डॉट डॉट दिया है, आउटवर्ड। पॉइंट पी पर, अगर पॉइंट पी नीचे होता तो यहाँ पर तो क्रॉस आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता तो क्रॉस आता है, क्योंकि अभी ऐसे ये तुम्हारा डीएल था और ये आर, तो डीएल से आर की तरफ आओगे तो फिंगर तुम्हें थंब को नीचे रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इंडेक्स फिंगर नीचे आ पाएगी, नहीं तो आएगी नहीं इधर। अगर तुमने थंब को ऊपर रखा तो इधर से आना पड़ेगा, बड़े एंगल से नहीं आना, छोटे एंगल से आना इधर से, तो पूरा अपने हाथ को नीचे ले जाना पड़ेगा, इंडेक्स ट्विस्ट करना पड़ेगा 180 डिग्री नीचे, थंब को नीचे लेके जाके फिर इंडेक्स फिंगर तुम्हारी इधर आ पाएगी। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। This is the most important derivation of this chapter. मैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ऐसे क्वेश्चन आता है, that write the Biot-Savart law and hence derive the relation for magnetic field on the axis of the circular loop। ये सर्कुलर लूप है, ये उसका एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉइंट पी पर हमें फील्ड निकालनी है, तो ये डिस्टेंस एक्स पर है, इसके सेंटर से डिस्टेंस एक्स है पॉइंट पी की, रेडियस इसकी आर है, करंट इस तरफ से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेगमेंट डीएल ले लेंगे, तो छोटा सा सेगमेंट लेंगे डीएल, उसकी फील्ड लिखेंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस ये निकालनी पड़ेगी हमें पाइथागोरस थ्योरम से, ये एक्स है ये आर है, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो ये डीएल है और ये आर है, तो फील्ड ऐसे आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना परपेंडिकुलर टू बोथ होता है, यहाँ पे देखो इसमें तुम्हारा डीएल है और ये आर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में फील्ड जो है परपेंडिकुलर आएगी, या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, इधर इधर वाले पॉइंट्स पे जितने होंगे सब जगह आउटवर्ड होगी, इधर इनवर्ड होगी, तो इस ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी फील्ड। तो यहाँ पे प्लेन कैसा बनेगा, ये और ये ऐसा प्लेन बनेगा इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, ऐसा प्लेन बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसा देखो ना, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, एक तो वेक्टर ये है एक इधर है, तो ये वेक्टर तो हमें दिख ही रहा ना, दोनों जो होता है देखो बी विल बी परपेंडिकुलर टू एल एंड आल्सो डी बी विल बी परपेंडिकुलर टू आर, तो ये आर है, तो आर के परपेंडिकुलर या तो इधर होगी या इधर होगी, दो ही डायरेक्शन होती है पॉसिबल। करंट अगर ऐसे है तो इधर आती है, करंट अपोजिट कर दो तो इधर आएगी, परपेंडिकुलर टू एटलीस्ट वन ऑफ द दोनों वेक्टर की होती है, एक तो वेक्टर में दिख ही रहे ना ये, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, इधर भी एक दूसरा एलिमेंट होगा, उसका ऐसा आएगा, उसकी फील्ड इधर आएगी, उसका भी एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते, ये वाले कंपोनेंट होते, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इफेक्टिव होता है ये वाला, ये जो साइन थीटा वाला एंगल से दूर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी एक कंपोनेंट होगा, एक डीएल होगा उसका काउंटर पार्ट डीएल, उसकी फील्ड भी ऐसी आएगी, तो ये वाले कंपोनेंट ये वाले, तो ये जो है इधर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं इसके साथ, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, तो बायवट-सावर्ट लॉ से डीएल का फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन, यहाँ पर देखो क्या होगा, कैन एनीबडी टेल मी, ये डीएल है और ये आर है, इनके बीच का एंगल होता है यहाँ पर, ये डीएल एंड आर के बीच का एंगल, मैं तुम्हें दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे तुम्हें क्लियर होगा एंगल कितना होगा। देखो ये दूसरी बुक से है, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन एक बुक आती है उसमें से मैंने ये डायग्राम लिया, इसमें थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा है ना, ओनली थिंग ये आ रहा है यहाँ पे, इसको आर कर लो, रेडियस हमने आर लेनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये डीएल है, कैन यू सी, दिस इज डीएल और दिस इज आर। तो डीएल एंड आर के बीच में एंगल 90 आएगा जी, डीएल ऐसे आर ऐसे। यहाँ पे साइन 90, जो मैं साइन थीटा मैंने छोड़ा था ना, साइन 90 लिखेंगे डीएल एंड आर के बीच में। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, डायग्राम वो एनसीईआरटी बुक वाला ही रहेगा। यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन कर देना। देखो आई एम, पहले क्या लिखेंगे, एक्स इज द, आर इज द रेडियस, आप सर्कुलर लूप, आई द करंट। ये नहीं लिखते तो आधे हाफ मार्क्स चले जाएंगे तुम्हारे। एक्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर क्या है ओ, ठीक है। तो कंसीडर डीएल एलिमेंट ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा ये लिख लो, चलो ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। और इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, करंट आई लिख दिया, हाँ ठीक है। कैपिटल आई है, हमने स्मॉल आई लिखा, डजंट मैटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप बायोट सावर्ट, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डीएल, डीएल आगे ये लिख देना, कंसीडरिंग डीएल एट द टॉप ऑफ द लूप। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है। अभी ये फार्मूला dB is equal to mu naught बायोट सावर्ट लॉ, mu naught upon 4 pi ideal sin 90। देखो यहाँ पे ये डीएल एंड इसके बीच का एंगल आर का 90 रहेगा दोनों तरफ से, देखो तो यहाँ पे हमने साइन 90 लिया। और ये तो ये स्मॉल आर जो होगा दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ऐसे प्लेन आएगा, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड आएगी, डीएल डीएल से इधर आएंगे, एक मिनट सॉरी, डीएल की डायरेक्शन मैंने सही बताई क्या, देखो करंट इधर से आ रहा है, देखो डीएल इस तरफ होगा, इस तरफ होगा डीएल। तो डीएल से आर की तरफ आप इंडेक्स फिंगर डीएल की तरफ रखो और टर्न करो स्मॉल आर की तरफ, तो थंब तुम्हारा ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टेप क्रूशियल है, देखो इसको भूलना नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएंगे ये लिखिए, ये समझ में आ गया, बायोट सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। तो इफेक्टिव फील्ड, अभी इसका ये फील्ड तो इधर है ऊपर, इसकी इफेक्टिव फील्ड ये रहेगी, क्योंकि ये कंपोनेंट इसके काउंटर पार्ट से इधर वाले से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव फील्ड ये वाली बचती है, डीएक्स वाली बचती है। तो इफेक्टिव फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी डीबी डैश इज इक्वल टू डीबी कॉस थीटा। ब्रैकेट में लिखेंगे साइन कंपोनेंट्स गेट्स कैंसल्ड, साइन कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड। इतना इतना सफिशिएंट है एग्जामिनर के लिए समझना, ये वाला पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इसकी इफेक्टिव फील्ड जो है कॉस कंपोनेंट बचेगी, साइन कंपोनेंट के थीटा ये वाला एंगल है, इसमें भी सेम दिया ना, यहाँ पे देखो थीटा दिया। ऑलराइट, इसको तुम्हें लिखना है या स्नैपशॉट लेना, देखो इसको इफेक्टिव फील्ड तक यहाँ तक देखो। डायग्राम ये वाला बनाना, ये मत बनाना, ये बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, ये समझने के लिए बस दूसरी बुक से लिए, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। इफेक्टिव फील्ड इज डीबी साइन थीटा एंड कॉस डीबी कॉस थीटा एंड साइन कंपोनेंट गेट्स कैंसल। बस इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, 2 पॉइंट समझने वाले थे,
एक एंगल वाला और ये, बस अभी वैल्यू पुट करनी है, बस डीबी की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। एंगल अभी समझना, देखो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये टोटल 90 है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, और इधर से फिर ये थीटा आएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो तो अगर ये 90 माइनस थीटा आ रहा तो इधर से भी थीटा आएगा। ठीक है, फिर से देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला। यहां से भी देख सकते हो तुम, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ से। तो ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा आता है। फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर अपन कॉस कंपोनेंट है ना, तो कैपिटल आर अपन स्मॉल आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कॉस थीटा की वैल्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज दिस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, बस ये टर्म पहले से ही है, ये भी आ गया 3/2 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया डी बी डैश, मतलब ये अभी स्मॉल एलिमेंट के लिए अभी हमें, लेकिन किसकी चाहिए, पूरे रिंग की चाहिए, फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग। तो इसमें वेरिएबल क्या है, बस यही है, इसका इंटीग्रेशन या समेशन। इधर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो डी हो गया, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, केवल डीएल का, बाकी सब कांस्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में ऐसे समेशन लिखा है, तो हमने इंटीग्रेशन न लिख के समेशन लिखा है। डीएल किसका पार्ट है, रिंग का पार्ट है, तो पूरा पूरा समेशन कितना होगा, 2 पाई आर। रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा, डीएल इज द पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, इसका 2 पाई आर आ जाएगा समेशन या इंटीग्रेशन, दिस विल बी 2 पाई आर। बस ये डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 3 क्रूशियल पॉइंट है, सिग्मा डीएल इज 2 पाई आर, ऊपर एक साइन 90 एंगल देखना है, कंपोनेंट इफेक्टिव लिखना है। तो बस ये स्टेप आगे लास्ट में पहुंच गए हम लोग। ठीक, तो दिस इज द एंड। अनम्यूट करके पूछ लो जो पॉइंट नहीं समझ आए। इसका दोनों तरफ से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये तो फुल फील्ड हो जाएगी, रिंग की फील्ड हो जाएगी। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डीएल का 2 पाई आर आ जाएगा। इंटीग्रेशन और समेशन, समेशन का सेम सिंबल लगा दो ऐसे। समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो इसको याद भी रखना पड़ेगा तुम्हें। इसके न्यूमेरिकल करेंगे एक दो तो याद हो जाएगा फार्मूला। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसका काफी यूज होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। ये पहले तो इसी फॉर्म में लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के फॉर्म में, थोड़ा न्यूमेरिकल करने में इजी रहता है, बट समबडी से नो टू, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 पाई से 4 पाई 2 पाई से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, और यहाँ पे म्यू नॉट है। पहले ये देख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 2 है। ओके, ऑलराइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा नीचे, 2 आई आर स्क्वायर, और नीचे एज इट इज, बट पाई वाले टर्म्स चलेंगे, बाकी तो एज इट इज। तो ऊपर आर स्क्वायर है, देखो डायमेंशनली बैलेंस है वैसे, देखो यहाँ पे पावर 3/2 है, so you have to remember this formula. You can ask your difficulties, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। Who is not there today? Naman, are you there? Yes. Yes, sir. Bhushan and Harsh, both are not there.
कितनी एब्सेंटीज है 3 लोगों की? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन एंड बोथ आर एब्सेंट. ओके. ठीक है, तो अगर इसमें एन टर्न्स है, ऐसे जो लूप है, ऐसा लूप जो लूप है इसमें एन टर्न्स है ऐसे अपनी जगह पर ही ऑन इट्स ओन प्लेस. एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एन टर्न्स इन द लूप एट द सेम रेडियस, है ना. यहाँ पे सपोज तुमने यहाँ पे सिंगल टर्न लिया, तुम यहाँ पे सपोज 100 टर्न बना लो सेम रेडियस पर, रेडियस चेंज नहीं करनी, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे. एन टर्न्स इन द लूप एट सेम रेडियस, तो फील्ड विल बी एन टाइम्स ऑफ, कहाँ गया एन, एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहीं भी लिख लो, यहाँ पे एन लिख लो फॉर एन टर्न्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन जस्ट राइट एन टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो वेक्टर फॉर्म में इसमें आई कैप लगा सकते हो. देखो एज पर दिस डायग्राम, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, फील्ड इधर ही जा रही है, ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, पूरे पूरे रिंग की फील्ड इधर ही बचती है, अलोंग द एक्सिस आती है ऐसे. अगर करंट ऐसे है तो इधर आएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी. तो एज पर दिस डायग्राम का फील्ड इज कमिंग दिस साइड, तो आई कैप लिख दिया मैंने. वेक्टर फॉर्म में आई कैप लगा देंगे, दैट्स ऑल. बाकी तो कुछ है नहीं इसमें चेंजेस. करंट मोर होगा तो फील्ड स्ट्रांग होगी. एक्स देखो एक्स नीचे है, अगर पॉइंट पार मैक्सिमम फील्ड हो जाएगी, है ना. एक्स एक्स जो है डिनोमिनेटर में है, x is becoming 0, point will come to the center and field will be maximum. x इनफाइनाइट हो जाएगा तो फील्ड 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट पे इसका इफेक्ट नहीं बचेगा. क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, x 0 कर देंगे तो सेंटर में फील्ड आ जाती है, तो वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है सेंटर वाली फील्ड भी. तो देखते हैं सेंटर पे फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक बना के लिखते हैं उसको, क्योंकि कभी कभी केवल सेंटर की फील्ड का डेरिवेशन आता है. तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस स्टेप और डायरेक्ट भी बायोट सावर्ट लॉ लगा सकते हैं. तो 2-3 स्टेप में ही हो जाएगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती सेंटर में अगर फील्ड लिखनी है. देखो फिलहाल तो हम इससे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो ये एट सेंटर एक्स विल बी 0, इसी में पुट कर दो, एक्स 0 हो गया तो क्या बचेगा, ये नीचे आर 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 स्क्वायर था ना 3/2, नीचे आर क्यूब आ गया, ऊपर एक आर स्क्वायर है. हाँ यहाँ पे देख लो आर क्यूब आ गया, ऊपर आर स्क्वायर है, तो नीचे फिर आर बचेगा. तो म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई, एक देखो 2 नंबर ने लिखा है, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर. कभी कभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में सेंटर की डायरेक्ट आती, डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप. तो अगर तुम्हें ऊपर वाला डेरिवेशन याद नहीं भी आ रहा है तो यहाँ ऐसे कर सकते हो. देखो सीधे बायोट सावर्ट लॉ लगा दो. ओके, जस्ट लेट मी टेक द स्टिकर हियर. ठीक है, अरे ये तो विजिबल, इट इज नॉट वर्किंग हियर, व्हाई स्टिकर इज नॉट वर्किंग. एक मिनट, सेंटर का करके दिखा रहा हूँ मैं. अरे ठीक है, इस पे यहाँ पे कैसे दो, यहाँ पर कर देते हैं. देखो ये डीएल लिया हमने, यहाँ पे 90 दिख ही रहा हमें, तो सेंटर में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे,
बायोट-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ समेशन लगा देंगे, इधर भी समेशन, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90, तो पहले तो आई इंटू 2 पाई आर सरकमफ्रेंस अपॉन आर स्क्वायर। बस ये डेरिवेशन हो गया, आई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर, यही तो है 2 पाई आई बाई आर। 3-4 स्टेप में हो गया। तो अगर तुम्हें वो उससे नहीं करना है एक्सेल वाले पॉइंट से, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, तो 2 मार्क्स में ही होगा। फिर अगर बोला जाए हेंस डिराइव द फील्ड एट सेंटर, तब तो वही फॉलो करना पड़ेगा, देन इट विल बी अ बिगर मार्क्स, 3 या 5 मार्क्स का होगा। बट केवल ये आया तो फिर ऐसे कर सकते हो तुम, 2 मार्क्स का ही होगा फिर। गॉट इट? तो बायोट-सावर्ट लॉ डायरेक्ट लगा देंगे। तो यार तो देखो बायोट-सावर्ट लॉ में आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे आर बचा है, लेकिन ऊपर डीएल भी तो था, यहाँ से डीएल गायब हो गया, तो डायमेंशन बैलेंस है, ऊपर मीटर की डायमेंशन थी, नीचे मीटर स्क्वायर की थी, ऊपर डीएल हट गया है तो नीचे भी एक डायमेंशन मीटर की कम हो गई। तो यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक कर देते तुम लोग, आर स्क्वायर लिख देते हो, तो आर स्क्वायर नहीं है सर्कुलर फील्ड में, सर्कुलर लूप के सेंटर में। तो दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, नहीं वेरी फ्रिक्वेंट, इसके न्यूमेरिकल बहुत बार बार करने पड़ते हैं हमें। और तो नोट कर लो ये, क्लियर? इफ एनी डिफिकल्टी जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? इसमें 2 ही दिख रहे हैं टर्म्स, आई एंड आर। ये कांस्टेंट है, मोर करंट मोर फील्ड, स्मॉलर रेडियस मोर फील्ड, रेडियस आधा कर दो फील्ड डबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड करंट इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, करंट पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अभी इसके देखो, एक तो राइट हैंड रूल अपना वर्क करेगा, तो डीएल की इधर है, सपोज करंट इधर है तो डीएल इधर जाएगा, और आर इधर है तो डीएल क्रॉस आर, फील्ड ऊपर आएगी। फिर अगर करंट ऐसे है तो फील्ड ऊपर आएगी, राइट हैंड रूल से, अपना वेक्टर रूल से डॉट आएगा यहाँ पर। यस सर नो? करंट अगर इधर है तो डीएल का वेक्टर इधर आ जाएगा, और आर वेक्टर नीचे है, तो राइट इंडेक्स फिंगर को डीएल की तरफ रखो और फिंगर्स इंडेक्स फिंगर को आर की तरफ लाओ, तो थंब ऊपर दिखाएगा। ठीक है, तो तुम अपना क्रॉस प्रोडक्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हें बाकी रूल जरूरत नहीं है, बट फिर भी एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड रूल दिया तो उसको देखते हैं हम लोग। बट चलो देखते हैं एनसीईआरटी बुक क्या बोलती है राइट हैंड रूल। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो व्हाट डज द थंब रूल से? डायग्राम में देखो, सीधे दिख ही रहा है। कर्ल द पाम ऑफ योर फिंगर्स हैंड, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो अराउंड द सर्कुलर वायर, ऐसे इसके, ठीक है, विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स ऐसे हैं तो अपनी कर्लिंग भी ऐसे ही होगी, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन बताएंगे। द राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये क्या देगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स क्या कर रही? करंट की डायरेक्शन बता रही। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? फिंगर्स किधर रखनी है? कर्लिंग ऑफ द फिंगर शुड बी अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल इंडिकेट द फील्ड एट सेंटर। एट सेंटर, सेंटर पे परपेंडिकुलर है, बाकी जगह डायरेक्शन थोड़ी कर्व हो रही है। बी लिखा भी है देखो यहाँ पे, थंब विल इंडिकेट द फील्ड, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कर लो।
डायरेक्शन के लिए बस, यहाँ पर कर्लिंग हो जाती, देखो कर्व हो जाती ये वाली लाइन। तो ये यहाँ से टर्न होके आ गई, ये यहाँ से टर्न होके ये थोड़ा और बड़ा लूप बना के टर्न होके आ गई, ये और बड़ा लूप बना के टर्न होके आ गई। ये कहाँ से आएगी? इनफाइनाइट से आएगी। ये बीच वाली है इनफाइनाइट से टर्न होके आएगी। गॉट इट? अभी ये बताओ तुम लोग, फ्लक्स याद है? फ्लक्स आर द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली। फील्ड लाइंस सरफेस को क्रॉस करके कितनी फील्ड जा रही है ना, फील्ड लाइंस जो है सरफेस से कितनी जा रही है। तो अगर हमने ये प्लेन लिया, देखो लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बुक्स में तुम्हें नहीं मिलने वाला है। देखो हमने इस प्लेन में जिस लूप का जो प्लेन है वो बना लिया, लूप इस प्लेन में है, ठीक है। तो इस प्लेन में बताओ फ्लक्स कितना होगा? जिस प्लेन में लूप है, व्हाट इज द फ्लक्स? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखो नीट एंड बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड फ्लक्स थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप, नेट फ्लक्स थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप। जिस प्लेन में लूप है उसमें सपोज वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी मैंने जो पॉइंट पहले रिपीट किया था इसी को ध्यान में रखते हुए, क्या बोल रहा है, ये वाली फील्ड देखो इधर चली गई, प्लेन को बड़ा कर लो, काफी बड़ा कर लो प्लेन को। ये वाली फील्ड देखो ये आई, ऊपर से प्लेन से एंटर हुई, नीचे से निकल के फिर से इधर से आ रही। जितनी फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही उतनी घूम के नीचे जा रही, इनफाइनाइट, ये सेंटर वाली इनफाइनाइट से आएगी। तो ये जो प्लेन है, तो जितनी फील्ड ऊपर जा रही इधर से, उतनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही, बाहर निकल के नीचे जा रही, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। ठीक है, नीट में आएगा ये क्वेश्चन, जे के क्वेश्चन नीट में आते रहते। ठीक है, जिस प्लेन में लूप होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है हमेशा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस लूप के अंदर से होके जाएंगी, बाहर से उतनी नीचे चली जाएंगी। तो प्लेन में से जितनी फील्ड लाइंस ऊपर गई उतनी नीचे आ गई, नेट फ्लक्स विल बी 0। गॉट इट? लिख लो ये कहीं पर अपने। इसका क्वेश्चन देख के फिर वाइंड अप कर देंगे। अभी तक कोई डाउट है क्या? बोलो, डू यू हैव एनी डाउट सो फार? डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो यहाँ पे तुम्हें इजी रूल बता दिया गया है, बट क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन का फिर से मैंने दूसरी बुक से लिया ये डायग्राम। अगर देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है तो फील्ड ऊपर होगी। क्लॉकवाइज है, सॉरी, अगर क्लॉकवाइज है तो फील्ड नीचे होगी, राइट हैंड रूल से। ऊपर से तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें ऊपर से दिख रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो फील्ड तुम्हारी तरफ आएगी, तुम्हारे फेस की तरफ आएगी। और तुम्हें ऊपर से देखने से, देखो कहीं से भी फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट हम एक तुम्हें एक आइडिया दे रहे हैं। फिंगर्स को कैसे बोला था? circum curling of fingers should be along the current on the circumference. Thumb indicate the field at center. सेंटर पे ऑन द एक्सिस, तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है इन्होंने, ऑन द एक्सिस। ठीक है, ठीक है। ये जो ऊपर जो जीरो का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ना, क्यों? बिकॉज क्लोज लूप बनाती है फील्ड लाइन, मेक द क्लोज लूप। देखो उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, फील्ड लाइन मेक द क्लोज लूप।
ये भी क्लोज लूप है, हमें दिख नहीं रही यहाँ पे, ये ओपन लूप नहीं है, सबका क्लोज लूप रहेगा एज आई टोल्ड यू, इसीलिए फ्लक्स 0 आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उस पॉइंट को, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक द क्लोज लूप therefore net flux through the plane of the loop will be 0। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। ओके, जस्ट एक ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारे पॉइंट। आई वांट यू टू डू एटलीस्ट सॉल्व द, अच्छा मैंने पूरा नहीं लिखा क्या क्वेश्चन, ओके ये वाला कर लेना फिर 4.1 अपने टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन। ये मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा आई थिंक, कैन आई डिक्टेट इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ। 4.1 मार्क कर लो, उसको प्रैक्टिस के लिए कर लो, ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट करो। दोनों आइडेंटिकल लूप हैं और रेडियस दोनों की आर है, स्मॉल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं, नहीं तो चलो स्मॉल आर लेते हैं। चलो रेफर डायग्राम, find net field at center of the common center of the loops, identical loops, field at common center of identical loops। दोनों में करंट आए है, दोनों की रेडियस आर है, ठीक है। ओके, कैन आई डिक्टेट दिस क्वेश्चन? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आई वांट टू गिव यू 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला लिख लो, थोड़ा सा कोशिश करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक लूप है, यहाँ पर एक्सिस पे फील्ड B1 है और यहाँ पे B2 है सेंटर में, तो उनका रेशियो निकालना है। एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? √3r, r इज द रेडियस। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फील्ड एट सेंटर, पहले सेंटर में लिखनी है, फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप to the axis of the loop at distance x is equal to √3r, x is equal to √3r, where r is the radius of the ring, radius of the loop, x is equal to √3r, where r is the radius of the loop। That's all, रेशियो निकालना है, फिर हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक हुआ नहीं है, कुछ पॉइंट और रह गए। फाइंड द रेशियो ऑफ फील्ड एट सेंटर टू द एक्सियल पॉइंट, लिख लिया क्वेश्चन? From my side it's over, you have your doubts, you can just unmute and ask। क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो समझ में आया तो फिर से बता